जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम अब 1707 से आए हैं 1765 तक। मित्रों, 1765 के शुरुआती दिनों में अपने बहुत सारे मोमिन मुजाहिद को मरवाने के बाद ये जो हैदर है ये बिजनौर में अचानक प्रकट हुआ। माधवराव तो संकल्पित था, तो बिजनौर में हैदर को देख के अब माधवराव उसे बिजनौर में ही दफनाने के पीछे पड़ गया। और मित्रों, तैयार हुए दूध में मक्खी पड़ गई। मानो ये मक्खी तैयार दूध में डालने का दुष्कर्म दस्तूर खुद राघोबा दादा ने किया। वैसे आप जानते हो कि राक्षस भुवन के विजय से उसके बाद में युवा माधवराव अपनी नम्रता, अपनी निष्ठा, निडरता और नेतृत्व गुणों से हिंदवी स्वराज्य का सर्वमान्य पेशवा बन गया था। अब ऐसे भास्कर के सामने ये राघोबा दादा का एलईडी उसकी क्या औकात रहेगी। राघोबा दादा पूरी तरह से निष्प्रभ हो गया था वो। लेकिन हम कहते हैं ना कि शैलो वाटर जो होता है उसकी आवाज जरा ज्यादा सामने आती है, क्योंकि वो पानी उछल उछल के दौड़ता है। नदी को देख लो, नदी हमेशा शांत होती है। उसका करंट नीचे से चल रहा होता है, लेकिन नदी दिखती बड़ी शांत है। ऐसे उच्छृंखल वृत्ति के आदमी अपने आपको भी हर जगह दिखते होंगे। हाँ, बस लोगों को गालियां देते फिरना, हाँ, फोकट के सजेशंस देना, फोकट का ज्ञान बांटना, उटपटांग बातें करना, है ना, चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को सच मानने को मजबूर करना। खैर, कोई मजबूर होता नहीं है, सब उसकी औकात जानते होते हैं कि ये आदमी झूठे अहंकार को अपने दुलार रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। भाई, यह तो भारत रत्न भी ऐसे लोग खुद को दिलवाते हैं। हमने देखा है, दो भारत रत्न अपने आप को दिलवाए लोगों ने, बताइए। हाँ, और कुछ मूर्ख अभी भी जिंदा है जो नोबेल मांगते हुए कटोरा लेके घूम रहे हैं, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो। अच्छा, वो भीख नहीं मांगते, वो सारा आगे वाले को डराते हैं, मुझे नोबेल दे रहा है नहीं दे रहा है। हाँ? दरअसल मित्रों, ये सब कमजोर मानसिकता के शिकार हैं। मैं बता दूं आपको, जिंदगी में दादा ने एक अपने खाते में एफडी की थी गुडविल की। कौन सी थी? खैबर के किले पर भगवा लहराना। ये राघोबा दादा की एक गुडविल की एफडी थी। लेकिन ये मैं इतना मदमस्त और बेफिक्र आदमी था कि उसको लगा कि ये एक एफडी पे मैं जिंदगी गुजार लूंगा। ऐसा होता है क्या कहीं? हाँ भाई, राघोबा दादा वो आपने एफडी की थी, वो 1756 में की थी। 8 साल हो गए भाई साहब। हाँ, 1756 निकल गया। कर्म तो अखंड आपको करने पड़ेंगे, मरते दम तक करने पड़ेंगे। इस नश्वर शरीर को रोज आपको ठोकना पड़ता है भाई। मराठी में एक गाना है, देवदेशन धर्मा पाई प्राण घेतल हाती। प्राण हाथ में लेके चलना जो चलता है ना, देव, देश और अपने धर्म के लिए। हिंदू धर्म और सभी उसके पंथ आप देख लीजिए, सभी हम लोग त्याग को ही ज्यादा पूछते हैं। स्वहित तो सबसे आखिरी पायदान में आ जाता है। अब ये देख लो, 50 साल की मात्र जीवनी थी, लेकिन
वो जीवनी ऐसी दिव्य तेज पुंज रही है कि 1680 के बाद विद्रोह आज तक एक भी आक्रांता ने महाराष्ट्र पर ना हरा फहराया ना सफेद झंडा आज तक नहीं फहराया। 350 साल तो होने को आए। वो पंजाब जैसा नंगा नाच, वहां के जो पादरी नंगा नाच कर रहे हैं ना, हुल्लुल्लुल्लुल्लु करते, हम देखते हैं टीवी पे, कोई नई बात तो है नहीं। यहां नहीं कर पाए मित्रों। हाँ, एक सीमा क्षेत्र में पंजाब में तो पूरा गांव उन्होंने ईसाई कर दिया। क्या करे, है वास्तव है तो स्वीकारना तो पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में ना हरे झंडे ने कमाल कभी दिखाया, ना सफेद झंडा कभी कमाल दिखा पाएगा। भाई साहब, महाराष्ट्र का मुल्ला भी, सही बता रहा हूं, कोई अगर मुल्ला भाषण देने खड़ा रहे तो वो भी श्री शिवराय का नाम लेना नहीं भूलता। ये होती है समर्पित और दिव्य जिंदगी, ये होती है। अब हमारे राघोबा दादा अब कहाँ मरा है ये भी किसी को नहीं मालूम। पूछो, आप कोई महाराष्ट्रियन हो उससे पूछो राघोबा दादा पेशवा कहाँ मरा और उसकी समाधि कहाँ है, पता है आपको? किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। ना देव के लिए किया, ना देश के लिए किया, ना धर्म के लिए कुछ किया। 100 साल बाद तो मुझे लगता है राघोबा दादा का इतिहास और ज्यादा नगण्य होके धूमिल हो जाएगा इतिहास से। माधवराव ने कर्नाटका मुहिम से पहले, जब कर्नाटका मुहिम की योजना बनी थी, तब बहुत सारा आदर दिखा के राघोबा दादा को बुलाया था। लेकिन ये अपने महाशय तो खींच के चलते नासिक निकल गए थे, है ना। 1764 के चैत्र में राघोबा दादा त्र्यंबकेश्वर में था। वहां से वो चावडस गांव था नजदीक वाला, वो चावडस में तो उसने हवेली बनाई है। बताइए, संन्यास्त जीवनी के लिए ऐशो आराम की जरूरत क्या है आपको भाई? और ये भी सच होगा कि उस हवेली अगर बनाई है तो 2-5 लाख तो खर्चे हुए होंगे। जब हवेली बन गई तो शास्त्रियों ने अग्निहोत्र को प्रस्थापित करने की वहां पे बात कही। अब अग्निहोत्र की बात जहां आई, राघोबा दादा डर गया, क्योंकि राघोबा दादा जानता था अग्निहोत्र घर में लाना है, उसे प्रज्वलित करना है, अभिषेक करना है, तो भाई साहब उसके कड़े नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। उतनी औकात तो राघोबा दादा में थी नहीं। वो भी जानता था कि भाई मेरी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन अस्वच्छ है, मेरा मन शुद्ध नहीं है, वो भी जानता था। मेरे तो अभी दिमाग में आ गया मित्रों कि अग्निहोत्री, मैंने देखे अग्निहोत्री, मुझे तो ये अग्निहोत्री पीएचडी करने जैसा लगता है। लेकिन बाद में ये फिर मन में आता है कि भाई पीएचडी के लिए एमएससी, एमटेक और एमई होना जरूरी है ना, एलिजिबिलिटी है पीएचडी के लिए। अब ये दूसरा एक हमारे आचरण में बिहार का लौंडा है, 9वीं फेल, उसके जैसा अगर कोई दूसरा होगा तो वो अग्निहोत्री बन ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। राघोबा दादा के शास्त्रियों ने राघोबा दादा का रंग देखकर अग्नि कुंड को नदी में विसर्जित कर दिया। बात ये हो गई थी भाई साहब कि दादा का संकल्प सुन के उसकी माधवराव की माँ गोपिकाबाई भी संन्यास्त जीवन बिताने के लिए नासिक पहुंची थी। बताइए, इसके कहे मैं दादा का देखा, दादा के बाद गोपिकाबाई भी चली गई कि भाई बस बहुत हो गया, थोड़ी महीने या 1 बरस 2-4-5 बरस गोपिकाबाई नासिक में रहेगी। ये उसने डिसीजन करके नासिक पहुंची थी। और ये सारी हकीकत मैं मन की नहीं बता रहा हूँ, ये सारी हकीकत त्र्यंबक पेठे मामा ने
माधवराव को पत्र में लिखी है। लेकिन आज भी माधवराव दादा की उम्र, दादा का अनुभव और दादा से रिश्ता, इन सब का लिहाज करके उसको उचित मान सम्मान दे रहा था। बताइए। हाँ, मामा और गोविंदराव शिवराम खाजगी वाले, ये दोनों दादा के मुखर विरोधक थे, पहले दिन से विरोधक थे। और निजाम नागपुरकर भोसले जो थे, उसके बारे में, ये दोनों के बारे में अंतिम शब्द दादा का होता था और ये दोनों उसके बिल्कुल खिलाफ थे कि भाई दादा के हाथ आप निर्णय मत दो, दादा निर्णय नहीं कर सकते। नाना और तुलसीबाग वाले, ये दोनों तो पुणे शहर की व्यवस्था देखने के लिए रखे हुए थे। मैंने बताया आपको दो एपिसोड पहले। नाना यानी नाना फडणीस और तुलसीबाग वाले। लेकिन भाई साहब, पुणे का कलेक्टर तो आज भी राघवा दादा ही था। उसका निर्णय अंतिम होता था क्योंकि वो कलेक्टर था। अब ये दोनों उसके सख्त विरोध में थे, जाहिर है। हाँ? लेकिन ये तो बस व्यवस्था देखने के लिए आए थे, अंतिम निर्णय दादा का होता था। माधवराव ने गृह कलह तो मित्रों शांत किया, लेकिन इस काल नेमी पर अंकुश रखने का भी एक बड़ा कठिनतम काम माधवराव के कंधों पे था। और माधवराव का आयु कितना था? बस 19 साल। अद्भुत है मित्रों, बताऊं मैं आपको जरा। एक युवा जो FY BCom में है, वो जरा आप आंखों के सामने लाकर सोचो, कितना अद्भुत काम और कितनी जिम्मेदारी माधवराव ने उठाई थी। उसकी भी आयु 19 साल का ही था माधवराव भाई। हाँ? नासिक से दादा ने बड़े ऐठ में नाना फडणीस को बुलावा भेजा कि भाई यहाँ पे आ जाओ। नाना ने व्यस्तता का हवाला देके उस फरमान को टाल दिया। राघवा दादा क्षुब्ध हुआ। राघवा दादा ने कलम उठाया, भोसले, पवार और जाधव, इनको टुकड़ियों के साथ नासिक बुलाया। अरे बाप रे, जानो जी भोसले तो रघुनाथ राव को पहचानता था। जानो जी को 2 बार पत्र मिला कि भाई नासिक आ जाओ। क्या आप देखो कितनी विचित्र मानसिकता वाला ये बंदा है। देखो आप। हाँ? अब मैं ये सठिया गया। हाँ? ये भी नहीं कहता, क्योंकि सठिया जाने से बहुत बार हम देखते हैं कि इतना स्वार्थ और अहंकार उन लोगों में होता नहीं है। जानो जी समझदार निकला, जानो जी नहीं आया। हमारे मामा पेठे भी बहाना बनाकर नासिक से पुणे लौट गए। मैंने आपको बताया था कि राक्षस भुवन से ये पैठण आए और पैठण से डायरेक्ट ये नासिक चला गया था। तो विठल शिवराम और मामा पेठे को भी माधवराव ने उसके पीछे पीछे नासिक भेजा था। तब से वो राघवा दादा के साथ था। अब जाके मामा पेठे पुणे लौटा। हाँ, कुछ उप प्रमुख जो थे सरदारों के, वो अपनी टुकड़ियां लेके नासिक में साथ जरूर आए। अब वो तो आ गए, यहाँ पे बैठ गए, निर्णय का फरमान का इंतजार करने की बात। बताओ आगे क्या करना है, हम तो आ गए। अब राघवा दादा ने मारी पलटी। मैं तो अब कर्नाटक में माधवराव के मदद के लिए जाऊंगा। बस दिमाग में आ गया, बोल दिया। ये ऐसे छिछलेपन जो होता है ना, इस वृत्ति के बददिमाग सिर्फ अहंकारी होते हैं। जो अहंकारी होता है ना, वो ऐसा बददिमाग होता है और अपना छिछलापन दिखाता है जगह जगह पे। तो बस अब राघवा दादा निकल पड़े कर्नाटका की ओर। नासिक से गए सावनूर तक। अब ये रास्ता पार करने के लिए दादा को 3 महीने लगे। बताओ, 27 जनवरी 1765 को जाके दादा हरपनहल्ली में माधवराव से मिला। दोनों बिजनौर के पास एक युद्ध शिविर माधवराव ने लगाया था, वहां गए। अब इनका स्वागत भी देखो किसने किया। इनका स्वागत किया हैदर के वकील ने।
इसका सीधा मतलब ये बनता है कि सेटिंग निजाम से पहले होती, हो गई थी शायद, क्योंकि हैदर का वकील दादा आने के खबर से ही पहले ही युद्ध शिविर में पहुंचा था। इसलिए माधवराव के मराठों के युद्ध शिविर में स्वागत हैदर के वकील ने किया, है ना। अंदर की आपको खबर मिल गई, पीछे की खबर मिल गई, सॉरी। सारी मराठी सेना और स्वयं माधवराव हैदर के पारिपत्य करने के लिए आश्वस्त थे और संकल्पित भी थे। अब बचने के सारे रास्ते हैदर के माधवराव ने बंद कर दिए थे, क्योंकि अब बस ये बिजनौर में ये सामने है, 6-7 किलोमीटर दूर, बस लड़ेंगे, उसका पारिपत्य करेंगे, उसको खत्म करेंगे और फिर उत्तर की ओर निकलेंगे। ये तो इनिशियल प्लान था नाना का। नाना को और एक प्लान था माधवराव का। पिताजी ने यानी नाना ने जीते जो श्रीरंगपट्टनम इलाका था और तुंगभद्रा से दक्षिण का जो सारा प्रांत था ना, वो नाना पेशवे ने जीत लिया था। मैंने बताया आपको, गोपालराव पटवर्धन उसके साथ थे, है ना। और अब हमारा वो गार्दी भी था, इब्राहिम खान लोधी, वो भी उनके साथ था। मैंने सुना है आपको मैसूर पे तोपें डाली थी वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सारा प्रांत बीच में हैदर ने लूट लिया था। वो हैदर से ये प्रांत पूरा छुड़वाना था और पुनः इस प्रांत को हिंदवी स्वराज्य में लेके आना था, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य को फिर एक बार वर्धिष्णु माधवराव को बनाना था। ये मैं पूर्व पाठिका इसलिए बता रहा हूं कि अगले 3 वाक्य में आपको समझ आएगा कि दादा ने क्या किया। एक तो दादा ने ऐन मौके पे ट्रम्प की तरह बीच में एंट्री मार दी। हैदर के वकील से दादा राघोबा दादा एकांत में मिला, वार्तालाप हुआ। बाहर आके अचानक 5 बजे ट्वीट कर दिया, मैंने युद्ध विराम करवाया, मैंने युद्ध विराम करवाया, मैंने युद्ध विराम करवाया। अरे भाई, एक बाजू है अजिंक्य पेशवा, दूसरी बाजू है बदहाल सर्वस्व गमा के भिखारी बना पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे हैदर था, पेशवा के सामने पाकिस्तान नहीं था। मुझे तो सारे मोबिल एक जैसे ही लगते हैं। लगते क्या है, एक जैसे ही है, उनकी सबकी मानसिकता एक जैसी है। आगे दोनों के बीच में अब दादा ने संधि की घोषणा कर दी, बताइए। 30 मार्च को माधवराव को अपने संकल्प पर तुलसी पत्र रख के उस पे पानी छोड़ना पड़ा। क्या करता, असहाय। लेकिन संस्कार उनसे जकड़ा माधवराव ने अपना विरोध भी मित्रों दादा के सामने नहीं जताया। इतना आज्ञाकारी था माधवराव। 30 मार्च को ऑफिशियली मराठों का कर्नाटक का अभियान को विराम देना पड़ा। जगदम्ब जगदम्ब वंदे मातरम।